So I welcome all of members and participants on this very auspicious occasion of नवरात्रि। सभी का स्वागत है, सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज नक्षत्र सीरीज में हम राहु के 3 नक्षत्र देखने वाले हैं। राहु यह भास आभास का कारक ग्रह है। एक्चुअली यह ग्रह नहीं है, इट इज ए नॉड, एक छेदन बिंदु है, लेकिन इट इज ट्रीटेड लाइक अ प्लैनेट आल्सो। and in Krishnamurti Paddhati, it is more important than the planet. It has very significant role in the Krishnamurti method. So Rahu is very important. तो ये जो राहु के नक्षत्र है, those comes in 3 rashis. One is Gemini, second is Libra, and third is Aquarius. कुंभ राशि, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, ऐसे। और इन तीनों राशि में इसका जो स्पैन है वो 6 डिग्री 40 कला से 20 डिग्री तक होता है। तो मिथुन राशि में जो नक्षत्र है वो है आर्द्रा नक्षत्र, जिसे कहा जाता है। अभी ये तीनों जो राशियां हैं, ये तीनों एयर एलिमेंट में आती है, वायु तत्व में आती है। तो राशि के तत्व अलग अलग है, जैसे जेमिनी का ड्यूअल है, लिब्रा का मूवेबल है और एक्वेरियस का इमूवेबल है। तो उस तरह से उनकी क्वालिटीज में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस आता है। अभी जेमिनी में जो राहु का आद्रा नक्षत्र है उसके बारे में हम देखते हैं, जिसका देवता है शिव या रुद्र, जिसे कहा जाता है। फिर कृष्णा गेरु या कृष्ण कमल इसका प्लांट है, और ब्लैक काऊ का दान देने के लिए शास्त्र में कहा गया है। सो व्हाट इज राहु? राहु इज अ डेमन which is connected with the negative force in our cosmic energy. It is ये कारक है डार्कनेस का, तम का, अंधेरे का, पॉइजन का कारक है। एंड मेनी टाइम्स दे हैव क्रिमिनल माइंडसेट, बट they have very good qualities too, like they have extraordinary technique. फिर वो अगर इंजीनियर होंगे तो या आर्किटेक्ट होंगे तो उनकी टेक्निक, ड्राइंग्स बनाना, प्रोजेक्ट बनाना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। उसी तरह से अगर वो डॉक्टर होंगे, सर्जन होंगे, तो उस तरह के स्किल उनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे। राहु हैज आल्सो सम गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, लेकिन राहु चीटिंग का भी कारक माना जाता है। इस राहु का यह आर्द्रा जो नक्षत्र है, यह बहुत बार इसका जो अर्थ, मीनिंग दिया गया है संस्कृत में या हमारी परिभाषा में, तो वो टीयर्स, आंसू है, दुख है, या ओस है, मॉइस्चर है। आर्द्रा, आर्द्रा का मतलब ही होता है मॉइस्चर। तो एक मॉइस्चर से रिलेटेड ऐसा ये ग्रह है। उसके बाद में ये वायु तत्व में है, तो वायु तत्व का आर्द्रा नक्षत्र, इट इज ऑल्सो connected with the storms in our life. Illusions, game of shadows in our life. It creates fear from the negative forces. मेरा खुद का ऐसा अनुभव है कि जब भी हम वास्तु विजिट के लिए जाते हैं, और वास्तु विजिट के लिए अभी मेरी जो पद्धति है कि हम क्लाइंट को बोलते हैं कि आप समय दो, आप दिन बोलो, समय दो, उस समय पर हम आएंगे। तो वो जो समय पर हमें बुलाते हैं उस समय पर हम वहां पहुंच जाते हैं। तो मेरा मेरा जो आर्द्रा नक्षत्र के प्रति अनुभव है इतने सालों से, कि अगर कर्म धर्म संयोग से उस दिन अगर आर्द्रा नक्षत्र में अगर हम वास्तु विजिट के लिए गए,
तो वहां कुछ न कुछ ऐसे निगेटिव एनर्जीज पाई जाती है, और वहां रहने वाले जो लोग हैं उनको भी ये महसूस होता है कि यहाँ कुछ न कुछ किसी का वास है और साया है। इस तरह से राहु का कारकत्व भास और आभास है, तो उनको भी भास और आभास होते रहते हैं उस निगेटिव एनर्जी के कारण, जो कि वहां पर कई कारणों से हो सकते हैं। जैसे एक कारण है कि अगर किसी घर में किसी ने सुसाइड किया है तो वहां ऐसी परिस्थिति हो सकती है। दूसरा कारण है कि कोई घर है बहुत सालों से बंद था और फिर अचानक उसमें फिर भाड़े से दिया गया, तो वहां रहने को जो जाएंगे तो उनको शायद वो महसूस हो सकता है कि जैसा हम कहते हैं कि खाली मकान शैतान का मकान, मतलब शैतान खाली, अगर दिमाग है जैसे वो खाली शैतान का घर होता है, उसी तरह से खाली मकान भी शैतान का वहां वास भी हो सकता है, निगेटिव एनर्जी का वास हो सकता है। इसलिए इस हिसाब से कहा जाए तो आर्द्रा यह इनऑस्पिशियस नक्षत्र है राहु के बाकी नक्षत्रों से। यह तीक्ष्ण और दारुण नक्षत्र है, जिसके लिए इस नक्षत्र से जुड़े हुए व्यक्ति को बहुत सारे साइकिक डिसीजेस हो सकते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, हाँ, कोई साइकोलॉजिकल और भी जो अनेक प्रकार के डिसीजेस है वो हो सकते हैं, अल्जाइमर हो सकता है, बहुत सारे। तो इसका राहु कारक है कि जो ठीक तरह से डायग्नोसिस नहीं होगा उसका, कि इस व्यक्ति को, इस पेशेंट को एक्चुअली क्या हुआ है। जब कोई डायग्नोसिस नहीं होता तो शायद वहां इस नक्षत्र का कुछ ना कुछ संबंध जरूर होता है। दिस पीपल आर नॉट ट्रस्टवर्दी पीपल। इसके लिए ये आद्रा नक्षत्र वालों से जब भी हम डीलिंग करेंगे तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, तो हमें सावधान रहना चाहिए। ये लोग, इनमें सुसाइडल टेंडेंसी होती है और एक अंडर कवर्ड पर्सनैलिटी है। तो इनकी पर्सनैलिटी कैसा है कि जो ऊपर से दिखती है वैसे होती नहीं, जैसी होती है वो ऊपर से दिखती नहीं है। एक शब्द में मैंने कहा दिया, एक वाक्य में मैंने आपको बता दिया कि हाउ इज देयर पर्सनैलिटी, हाउ इज देयर एक्सटर्नल बिहेवियर, इट इज ऑलवेज ऑपोजिट देन द इंटरनल बिहेवियर। जो सच्चा बिहेवियर उनके अंदर है तो ये अलग होता है। जैसे कोई इंसान आर्द्रा नक्षत्र वाला आपको एकदम साधु या बहुत बड़ा तत्वज्ञानी दिखाई सर देगा। साऊंड हेलो, साऊंड गेलेला, परत परत एकदा रिपीट करा ना, तुमचा साऊंड गेलेला मध्ये. गेला है। हेलो, हो हो, आला आला. इट हॅज अलग कम. का। हाँ हाँ. यस. सो मैं कह रहा था कि उनको जो जो उनका एक्सटर्नल बिहेवियर है उसके विपरीत उनका इंटरनल बिहेवियर हो सकता है। ये दो प्रतिमाओं में जीते हैं। तो अगर आप समझोगे कि कोई भगवे वेश में कोई साधु है, कोई तत्वज्ञानी है, और अगर वो आद्रा का है तो उसके विपरीत अंदर से होगा। ही मे बी अ वेरी क्रिमिनल माइंडेड पर्सनालिटी internally. So they are always misinterpreted and misjudged by the people. लोग हमेशा गलती कर देते हैं इनको पहचानने में, समझने में। यही कारण है। और इसके विपरीत उल्टा हम सोचेंगे तो कैसा होगा कि कोई ऊपर से बहुत क्रिमिनल दिख रहा है, जैसे गुंडे जैसा दिख रहा है, लेकिन वो अंदर से बहुत अच्छा इंसान भी होगा। शायद वो लोगों की बहुत मदद करता होगा, लोगों के लिए अच्छे भाव रखने वाला होगा। तो ये दोनों तरह से हमें विचार यहाँ पर करना चाहिए। आर्द्रा नक्षत्र को एक रस्ट डायमंड भी कहा जाता है। अब ये डायमंड है लेकिन कैसा है, एक रफ डायमंड है। जैसे कोई पत्थर होता है तो उस पत्थर को आकार देने के लिए एक मूर्तिकार की जरूरत होती है।
एक स्टोन कटर की जरूरत होती है कि उस पत्थर में जो चीजें नहीं चाहिए उसे वो निकाल कर उससे एक सुंदर मूर्ति बना देता है। उसी तरह से इन लोगों को पहचानने के लिए एक जवाहिर चाहिए, एक गोल्डस्मिथ चाहिए, जो कि उस रत्न की पहचान करता है और पहचान करने के बाद में क्या करता है, वो सौंप देता है एक स्टोन कटर को, उसको पहलू पाड़ने के लिए, टू फैसेट दैट रफ डायमंड। एंड इन दैट प्रोसेस, अगर ये सब प्रोसेस उस पर हुई तो यह आर्द्रा नक्षत्र बहुत यशस्वी, सक्सेसफुल हो सकता है। उसके लिए उसको बहुत सारे हार्डवर्क भी करना पड़ेगा, और उस प्रोसेस से अगर वो गुजरेगा तो उसकी लाइफ बहुत ही डेवलप लाइफ हो जाएगी। तो इसलिए उसको इस प्रोसेस से गुजरने के लिए हमें चाहिए कि एक अच्छा जवाई हो, जो उसको पहचान सके, उसकी क्वालिटी को पहचान सके, उसके कौशल्य स्किल को पहचान सके, और उसको एक आकार दे। उस आकार, अच्छे आकार देने की वजह से वह हीरा चमक उठेगा। तो इस तरह से अभी इसकी जो देवता है, ये देवता खुद एक डिस्ट्रक्शन की देवता है, जिसको रुद्र देवता कहा जाता है। और रुद्र यह शिव शंकर का, भगवान का ही रूप माना जाता है अलग अलग प्रकार से। उसके बाद में काल भैरव, यह भगवान शंकर जी का ही एक सेनापति था, जिसको वीरभद्र ये कहा जाता है। भद्र, भद्र का मतलब क्या होता है, कल्याण करने वाला। तो वीरभद्र के नाम से भी वो मशहूर है, काल भैरव के नाम से मशहूर है। और उसकी जो मूर्ति होती है, आपने देखी होगी कितनी उग्र प्रकार की मूर्ति होती है, क्योंकि फियर का कारक है वो। एक्चुअली फियर को भगाने के लिए उसकी आराधना करनी चाहिए। जो हमारे अंदर का डर है, जो साया है, भय का साया है, उसको दूर करने के लिए हमें भगवान शंकर जी की और काल भैरव जी की आराधना करनी चाहिए, रुद्र सुक्त बोलना चाहिए, तो इसके उपाय हो जाएंगे। अब इसके जो बॉडी पार्ट्स है, ये शोल्डर्स है, फिंगर्स है, बैक आईज है, ये टॉन्सिल का भी कारक होता है, सेल्स है हमारी बॉडी के अंदर के, और गैस्ट्रो से रिलेटेड कोई भी अवयव है। फेमस पर्सनालिटीज, आइंस्टाइन जैसी पर्सनालिटी है, जिसने बहुत बड़ा काम साइंस के क्षेत्र में किया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन, आद्रा नक्षत्र, मिथुन राशि। तो वो हमेशा अपने काम में बिजी रहते हैं, एंड दे ऑलवेज वर्क इन द डार्कनेस। कि जैसे कोई फोटोग्राफर होते हैं, जंगल में काम करने वाले होते हैं, तो डार्कनेस में, अंधेरे में उनको जाना पड़ता है। तो इससे साइंटिस्ट लोग भी बहुत उजाले में रहते नहीं, वो रात को ज्यादा से ज्यादा काम रात में करते हैं, रिसर्च कर रहे, एनालिसिस कर रहे, संशोधन कर रहे। तो इसका उत्तम उदाहरण अल्बर्ट आइंस्टाइन जी है। उसके बाद में अकबर बादशाह, यह भी मिथुन राशि और आद्रा नक्षत्र का माना जाता है। आयतुल्ला खोमेनी, जो ईरान के अध्यक्ष रह चुके हैं, वो भी इस नक्षत्र के अंदर आते हैं। तो ऐसा यह कम्युनिकेशन के एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स रखने वाला, मीडिया से ताल्लुक रखने वाला, ऐसा यह मिथुन राशि में रहने वाला आद्रा नक्षत्र है। लेकिन ये इनऑस्पिशियस है, और उसकी वजह से जो विषैले प्राणी है उनसे भी इनको तकलीफ हो सकती है, क्योंकि ये पॉइजन से रिलेटेड है। और मुहूर्त शास्त्र में किसी भी अच्छे काम के लिए, शुभ काम के लिए इसको वर्जित माना गया है। हाँ, जो अशुभ काम है उसके लिए इसको यूज किया जाता है, जैसे सांप के मुंह से पॉइजन को निकालना, या कोई केमिकल विशेषता, फार्मास्यूटिकल में कोई विशेष केमिकल्स वगैरह बनाते हैं तो उसका निर्माण करना, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से इसे हमें समझना चाहिए। देन दूसरा जो नक्षत्र है राहु का, वो है स्वाति, स्वाति नक्षत्र।
यह बहुत ही एक मोस्ट ऑस्पिशियस नक्षत्र माना जाता है। मतलब राहु का रहते हुए भी ये बहुत ही शुभ और ऑस्पिशियस नक्षत्र है। दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल पीपल, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, हैंडसम एंड बैलेंस्ड रहते हैं ये लोग। तुला राशि इटसेल्फ इज अ राशि ऑफ बैलेंस, और उसमें स्वाति नक्षत्र आए तो वो ज्यादा बैलेंसिंग होता है। दे हैव एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। वो फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे आद्रा में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो अपनी ही बात को आगे बढ़ाएंगे, उसके लिए कुछ भी करेंगे। जो अच्छा है बुरा है, दे विल नॉट एवर थिंक अबाउट द एथिक्स मॉरल्स एंड वैल्यूज। लेकिन तुला राशि में जो ये स्वाति नक्षत्र आता है, दे आर वेरी इथिकल पीपल एंड दे रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम पॉइंट। एक सुवर्ण मध्य साधने वाले लोग होते हैं। दे आर वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। स्वाति नक्षत्र इटसेल्फ इज अ वेरी रिच टाइप ऑफ नक्षत्र। जैसे रिच नक्षत्र हमने देखे कि रोहिणी एक रिच नक्षत्र था, उसके बाद में धनिष्ठा रिच नक्षत्र था, उसके बाद स्वाति जो कि रिच टाइप का नक्षत्र माना जाता है। दे आर दे आर वेरी एग्जिबिनिस्ट लोग हैं, खुद को दुनिया के सामने एक अलग तरीके से प्रेजेंट करने वाले लोग होते हैं। इसके लिए चित्रपट सृष्टि में ये लोग बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। और दे हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स, और स्किल के साथ साथ उनके टेक्निक भी बहुत अच्छे होते हैं। उसके बाद अपनी खुद की एक स्टाइल होती है। यहाँ शुक्र और राहु का जो संबंध है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्व रखता है कि उनकी अपनी खुद की एक स्टाइल है। ये स्टाइल जब शब्द जब भी आता है ना, तो आप याद रखना कि ये स्वाति नक्षत्र वाले लोग हैं। कपिल देव, ऐसे तो कितने क्रिकेटर आए चले गए होकर गए, लेकिन आज भी कपिल देव जी जो बहुत प्रसिद्ध थे और आज भी प्रसिद्ध है, कि वो उनके स्टाइल के लिए पहचाने जाते थे। इतना स्टाइल हुआ करता था कि मुझे आज भी याद है कि मैं बचपन में मुंबई में रहता था, तो तभी किसी के पास रेडियो भी बहुत मुश्किल से होता था। तो ऐसे वो पान टपरी के ऊपर जो रेडियो चलता था, तो वहां पर कभी अगर आपने इतनी 30-40 जन की भीड़ लगा रहती थी, कभी ऐसी भीड़ है तो समझ लेने का कि अभी टेस्ट मैच या मैच चल रही है और कपिल देव खेलने आए हैं। 40-50 लोग ऐसे खड़े रहते थे। इसको स्टाइल कहा जाता है। तो जैसे ही कपिल देव आउट होते थे, सब लोग बिखर जाते थे, सब लोग चले अपने अपने काम पे। तो ये मैंने खुद देखा है। तो ये स्टाइल का अपना महत्व होता है। दे आर वेरी फेमस पीपल, प्रसिद्धि मिलती है उनको, उनको एक ग्लैमर मिलता है, एक पब्लिक फिगर होते हो। तो वो जहां भी जाते हैं, लोग उनके पीछे पीछे दौड़ते चले आते हैं, लोग जमा हो जाते हैं, और कोई उनकी साइन मांगता है, कोई कोई उनसे बात करना चाहता है, कोई उनके साथ फोटो निकालना चाहता है। सो मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर। सो दे आर वेरी अट्रैक्टिव एंड द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एवरीवेयर। खाली एक लैविशनेस जो होता है वो कभी कभी बहुत ज्यादा इसमें हो सकता है, जिसकी वजह से जिंदगी में जो उनके बाद के दिन है, मतलब एक प्रसिद्धि का शिखर छूने के बाद में जब वो काम करना बंद कर देते हैं या उनको काम मिलना बंद होता है, तो उसके बाद उनकी हालत शायद खराब हो सकती है, बिकॉज ऑफ दैट लैविशनेस। और उनका जो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, उसकी वजह से ये हो सकता है। और उनके पास जो पैसे हैं, शायद वो पैसे जमा ठीक से ना करे, तो उसके भी जो दुष्परिणाम है वो उनको लेटर स्टेज में भुगतने पड़ सकते हैं। इसका जो देवता है वो वायु देवता है। वायु देवता मतलब क्या है? एक तो वायु का दो सिग्निफिकेंस है। एक है इट स्कैटर्स एवरीथिंग, और दूसरा डेवलपमेंट, ऊर्ध्व दिशा की ओर बहना।
सतत अपनी प्रगति के लिए कार्य करना, यह दोनों उसकी मतलब दोनों है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एक नेगेटिव है पहला और दूसरा पॉजिटिव है। तो इसके लिए दे शुड नॉट स्कैटर्ड हियर एंड देयर। यहाँ वहाँ उनको क्या करना नहीं चाहिए, अब ये नहीं भटकना नहीं चाहिए, अपने जो काम है उसकी तरफ, गोल सेट की तरफ ध्यान देकर काम करना चाहिए। अगर वो भटक गए तो दे विल बी स्कैटर्ड एवरीवेयर, उनकी लाइफ ही पूरी स्कैटर्ड हो जाए। तो इसलिए उन्हें अपने डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए। दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन। एक वायु उसको एनर्जी में अपने कन्वर्ट करके अपनी लाइफ को सुधारे। यहाँ एक स्टोरी मैं सुनाना चाहता हूँ लॉर्ड हनुमान जी की और भीमा की। अभी इनमें एक समानता है कि ये दोनों भाई भाई थे। आप कहोगे कैसे? क्योंकि हनुमान जी भी पवन के पुत्र माने जाते हैं, वायु के पुत्र माने जाते हैं, और भीमा भी वायु के पुत्र माने जाते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि भीम को बहुत बड़ा गर्व हो चला था, और एक दिन वह जंगल से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि एक उसके रास्ते में एक बंदर, अपनी बूढ़ा सा बंदर था, अपनी पूंछ रास्ते में रखी है और वो ऐसे पड़ा है। तो भीम को बहुत गुस्सा है, उसने बोला हट जाओ मेरे रास्ते से, और ये आपकी पूंछ भी हटा दो। तो उसने बोला बेटा मैं तो बहुत बूढ़ा हूँ, अभी मेरे में ताकत नहीं है, तुम ही एक काम करो, तुम ही मेरी पूंछ उठा कर रखो। तो भीम ने पूंछ उठाने की लाख कोशिशें की, लेकिन वो उठा नहीं पाया, क्योंकि वो प्रत्यक्ष हनुमान जी थे, जो एक बूढ़े बंदर के रूप में वहां आए थे उसका गर्व हरण करने के लिए। फिर उन्होंने कहा कि आप सामान्य व्यक्ति दिखते नहीं है, आप कौन है? हाथ जोड़कर प्रार्थना की, क्षमा याचना की भीम ने। तभी हनुमान जी ने अपना महास्वरूप प्रकट किया और उसे कहा कि अभी कभी अपने आप पर गर्व मत करना, तुम मेरे भाई जैसे हो, इसलिए मैं तुम्हें यह सूचना कर रहा हूं। तो दोनों वायु तत्व का मतलब क्या होता है कि वायु आपके अंदर गर्व की भावना जो है, ईगो है, वो भी बढ़ा सकता है। इसलिए उसको हमें वहां पर ईगो को नहीं लाना है। बड़े विनम्रता से, जितने शालीनता से रहोगे उतना आप जिंदगी में इस नक्षत्र के लोग बहुत अच्छे रहते हैं। अभी इस नक्षत्र का और सिग्निफिकेंस क्या है कि इस नक्षत्र के ऊपर हर साल हम दिवाली मनाते हैं। मतलब दिवाली में अश्विन मास में जो अमावस्या का दिन होता है, वहां तभी स्वाति नक्षत्र होता है। सूर्य और चंद्र स्वाति नक्षत्र में होते हैं और उसमें दिवाली होती है। मतलब हर साल की दिवाली ऐसे ही होती है। खैर सिर्फ ये साल में ये दिवाली ऐसी नहीं होगी, वो विशाखा नक्षत्र पे होगी, क्योंकि ये साल में सब जो त्योहार है वो 18-19 दिन देरी से आए हैं। इसके लिए एक नक्षत्र वह आगे जाने वाला है। 4 साल में या 5 ऐसे कभी कभी हो सकता है जब अधिक मास आता है तो, नहीं तो हमेशा स्वाति नक्षत्र के वक्त ही दिवाली होती है। फिर हम जो मिट्टी के दिए बनाते हैं, फिर उसको लगाकर, दीप जलाकर हम क्या करते हैं? आकाश की पूजा करते हैं। तो ये आकाश तत्व की पूजा क्यों करनी है? क्योंकि स्वाति नक्षत्र में जो फिक्स स्टार्स है कंस्टेलेशंस में, वह बहुत ही शुभ है। तो वह अमृत प्रकाश गिराते हैं हमारे ऊपर, प्रकाश की वर्षा करते हैं, जो कि अमृत तत्व का होता है, जो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा आनंद लाता है, एक सेलिब्रेशन लाता है, एंजॉयमेंट लाता है। तो इस तरह से स्वाति ये बहुत ही ऑस्पिशियस नक्षत्र है, और बहुत सारे शुभ कार्यों के लिए स्वाति नक्षत्र शुभ कहा गया है। जेनेटिकल ऑर्गन्स इसमें आते हैं, फिर चेस्ट, इंटेस्टाइन्स, ये सभी इसमें आते हैं। अब इसके फेमस पर्सनैलिटीज कौन है? चार्ली चैपलिन, मार्क ट्वेन है, कपिल देव जी है, ऐश्वर्या राय है। ये सभी, ये नाम नाम ही काफी है। इन नामों को सुनते ही आपको पता चलेगा कि ये कितने स्टाइलिश लोग थे। चार्ली चैपलिन ने जो अपनी स्टाइल निर्माण की,
कि उनके फिल्मों में डायलॉग नहीं हुआ करते थे, तो भी उनकी फिल्में आज भी हमें लोटपोट करती है, हंसाती है और सिखाती भी है। मतलब वो एक विनोदी प्रसंग से भी हमें उस हंसी भी आती है और सीख भी मिलती है। तो ऐसे चार्ली चैपलिन एक महान एक्टर थे, निर्देशक थे। कपिल देव जी महान खिलाड़ी थे। ऐश्वर्या राय यह एक महान अभिनेत्री है। तो इस तरह से स्वाति, तुला राशि में स्वाति नक्षत्र, ये बहुत ही अपने आप में एक विशेष ऐसा है, ऐसा हम कहेंगे। उसके बाद में आता है शततारका नक्षत्र। शततारका यह एक्वेरियस राशि में, कुंभ राशि में आने वाला नक्षत्र है, जो कि इमूवेबल राशि है। वायु तत्व की राशि है, लेकिन इमूवेबल है। अभी ये जो वायु तत्व है, इट इज अ इंटेलेक्चुअल पावर ऑफ आवर ह्यूमन बीइंग, ऐसे कहा जाता है। जैसे मिथुन का वायु तत्व, मतलब उसकी जो बुद्धि है, वो एक प्राथमिक स्तर की बुद्धिमत्ता है। और स्वाति का जो बुद्धिमत्ता का स्तर है, वो उससे और ऊंचा है। और हाईएस्ट कौन है? अगर हाईएस्टली इंटेलेक्चुअल है, तो वो है एक्वेरियस का शत तारका नक्षत्र। और यह इतना इंटेलेक्चुअल है, फिलोसॉफिकल माइंडेड है, एक अमृत तत्व का नक्षत्र कहा जाता है। वायु तत्व का होने के साथ साथ यह इमूवेबल राशि वहां है, इसलिए उसे सर्वोत्तम ज्ञाता ऐसे कहा जाता है। तो दिस पीपल आर वेरी इंटेलेक्चुअल एंड नॉलेजेबल पर्सनैलिटीज। ये परफेक्शनिस्ट होते हैं अपने आप। तो आमिर खान जैसा व्यक्ति, हम देखते हैं कि हर फिल्म में एक अलग कैरेक्टर में नजर आते हैं, और उस कैरेक्टर को पूरा करने के लिए वो जी तोड़ मेहनत करते हैं। उसमें परफेक्शन लाने के लिए क्या क्या करते हैं, महीनों महीनों, अनेक महीनों मेहनत करते रहे, और उस रोल के लिए उसको खुद को, अपने आप को फिट करते हैं। तो ये परफेक्शनिस्ट जो गुण है, वह कुंभ राशि का गुण है। इसका सिंबल क्या है? कि एक वरुण, वरुण इसकी देवता है, जो कि एक पॉट को लेके, एक हाथ में उसके पॉट है जो अमृत का पॉट है, अमृत से भरा हुआ घड़ा है, और दूसरे हाथ में उसके हर्ब्स है। ऐसा कहा जाता है कि 100 प्रकार के हर्बल्स उसके हाथ में है, हर्बल प्लांट्स है, जो कि रोगों को क्योर करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो एक अमृत जो है, वो आपको क्या करता है? एक तारुण्य देता है, उत्साह देता है। और हर्बल जो प्लांट्स है, वो क्या करते हैं? आपका अगर कोई डिसीज हो गया, तो उसको ठीक करने का काम करते हैं, क्योर करने का काम करते हैं। अभी वरुण, ये अंडरग्राउंड वाटर जो है, नदियां, समंदर, ये सभी पानियों की देवता है। और इट इज अ चीफ ऑफ 12 आदित्य, 12 आदित्य माने गए हैं, उसमें वरुण यह एक प्रमुख माना जाता है। और ही रूल्स द मैजिकल पावर्स। इसके लिए यहाँ के जो नेटिव है, बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट इन देयर थॉट प्रोसेस। स्वतंत्रता के लिए काम करने वाले लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं। वो ऐसे किसी चीज को या बात को नहीं मानेंगे, तो उनको साइंटिफिक तरीके से, लॉजिकल तरीके से समझाना पड़ता है। दे आर फिलोसॉफिकल ऑल्सो, हाईली सॉलिड टेक्निकल होते हैं, रिसर्चर होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं। तो इतने अच्छे अच्छे सब गुण इसमें है। और उनका जो संबंध है, वो इनर स्पेस, आउटर स्पेस और सब इनसे होने के कारण दे कैन बी
साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉट्स एंड एस्ट्रोलॉजर्स आल्सो। स्पेस साइंटिस्ट भी बहुत सारे कुंभ राशि और शतधारका नक्षत्र के होते हैं। एरोनॉटिक्स में भी उनका, फिजिक्स में बहुत सारे जो साइंसेस है, तो उसमें वो एज अ साइंटिस्ट, रिसर्चर काम करते हैं। और इस राशि के एस्ट्रोलॉजर भी बहुत अच्छे रहते हैं। उनके पास एक बहुत बड़ा विजन होता है और दूरदृष्टि से वह अपने क्लाइंट्स को बहुत अच्छी तरह से मार्गदर्शन करते हैं। अभी अल्कोहल जो है, अल्कोहल इज रूल्ड बाय दिस नक्षत्र। अल्कोहल क्योंकि वरुण वरुण से ही हमारे इंडिया में एक जो अल्कोहल की अल्कोहलिक ड्रिंक बनाया गया था, उसको वारुणी कहा जाता है। संस्कृत में भी दारू को वारुणी नाम का एक शब्द है। तो इस नक्षत्र के इसके हिसाब से ही वह आया हुआ है। इसके लिए ये लोग एडिक्टिव हो सकते हैं, अल्कोहलिक या ड्रग एडिक्टिव ऐसे हो सकते हैं। अभी इनमें वो जो खामियां है वो क्या है कि वो अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं। दे डोंट पिक अप अपॉर्चुनिटीज एट द राइट टाइम एंड दे क्रिएट एंड डोंट क्रिएट देम इन मटेरियलिस्टिक अप्रोच। मटेरियलिज्म में उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते। यह इनके जीवन में एक शोकांति का निर्माण कर सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कुंभ राशि का भी जो चिन्ह है, उसमें एक जो व्यक्ति है, ही इज पोरिंग दैट वाटर फ्रॉम द पॉट। तो वो जो अमृत तत्व का घड़ा है, वो अमृत नीचे इसे पोरिंग कर रहा है और नीचे जो घड़ा है वो उल्टा रखा हुआ होता है। ये शायद आपने देखा होगा। उसका बहुत बड़ा मीनिंग है कि ये लोग अपॉर्चुनिटी जो है उसको खो देते हैं। वो उल्टे घड़े पर अमृत डाल रहे हैं ऊपर से, तो घड़ा भी भरेगा नहीं, इनके पास का अमृत भी खत्म हो जाएगा। ऐसे कुछ इनके साथ में हो सकता है। मतलब वो इतने होशियार, इतने हाईली टेक्निकल, हाईली इंटेलेक्चुअल होने के बावजूद कभी अगर उन्होंने अपॉर्चुनिटीज को पहचाना नहीं, उसको क्रिएट करके कुछ राइट टाइम पर उसको पिकअप नहीं किया, ट्रांसफॉर्म नहीं किया, तो उनको पछताना पड़ता है एंड दे मे गेट सम डिप्रेशन। तो इस परिस्थिति में उनको शायद कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या एडिक्शंस हो सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि इनको लगता है कि जो मुझे मिलना चाहिए था वो मिला ही नहीं। मैं तो बहुत बड़ी पोजीशन पर चाहिए था, इतना मेरे में दम था, इतनी बुद्धिमत्ता थी, इतनी कैपेसिटी थी, लेकिन मैं कहाँ हूँ। ऐसा जो ये जो भावना है, ये उनमें नैराश्य निर्माण करती है। और उनकी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही एक स्टैग्नेंट, ऐसे चौकट में रहने वाली ऐसी एक लाइफस्टाइल है, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी में एक स्टैग्नेंसी आती है। सिर्फ काम काम, दे आर वेरी वर्कहोलिक। काम 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 करते रहेंगे, टाइम देखेंगे नहीं, समय का पाबंद, मतलब कितने भी समय तक काम करते रहेंगे। और इसकी वजह से ये थोड़े से बोर पीपल हो सकते हैं और इनकी फैमिली को सफर करना पड़ सकता है, क्योंकि वो फैमिली को अपने समय नहीं दे पाते और फैमिली के लिए जो करना आवश्यक है वो करते नहीं है, जिसकी वजह से उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर चाहे वो मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम होंगे, बच्चों के साथ में प्रॉब्लम होंगे, सो मेनी थिंग्स आर देयर। सो अवॉइड दिस। ये सब अवॉइड करने के लिए इनको चाहिए कि अपना जो इम्यूएबल वायु तत्व है, तो इम्यूएबलनेस कम करके थोड़ा सा मूव हो जाए, थोड़े से चेंजेस अपने लाइफ में लाए, तो इनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी और ये रोग मुक्त हो जाएंगे, एडिक्टेड नहीं हो जाएंगे। तो इसके बॉडी पार्ट्स जो है वो जॉ, फिर राइट थाई और ब्रेन के कुछ पार्ट्स जो है वो भी इस कुंभ राशि के शतधारका नक्षत्र में आते हैं। शतधारका इस नाम में ही क्या है
100 स्टार्स, 100 स्टार्स। तो ये एक अकेला ऐसा नक्षत्र है जिसमें कि 100 एकदम मेन स्टार्स है। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट नक्षत्र है। और इनसे जुड़े हुए जो नाम है फेमस पर्सनैलिटीज, बीवी रमन जी है, हमारे ग्रेट साइंटिस्ट, देव आनंद साहब है, आमिर खान जी है। तो ये नाम ही काफी है कि कितनी अपने खुद का जो एक अमिट ठसा उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में झंडा गाड़ के रखा हुआ है। सो हाईएस्ट उनको जो यश मिलता है वह शतधारा नक्षत्र को मिलता है। दे आर वेरी परफेक्शनिस्ट पीपल। और वो जो काम करते रहेंगे तो उसका फायदा हो लॉस हो उसके बारे में सोचेंगे नहीं। जैसे देवानंद जी ने कितनी फिल्में बनाई, तो उनके जीवन के अंत तक वो फिल्में बनाते रहे। तो देखा देखा नहीं करते थे कि फिल्म मेरी हिट हो रही है कि पीट जा रही है, फ्लॉप जा रही है। वो विचार नहीं करते थे, मुझे फिल्म बनानी है बस ये। और ऐसे लोग ही एक बहुत बड़ा मकाम अपनी लाइफ में हासिल करते हैं। तो दिस इज द मोस्ट इंटेलेक्चुअल राशि नक्षत्र इन द जोडियाक। शतभिषा, इसको शतभिषा भी कहा जाता है और शततारका भी कहा जाता है। दोनों का अर्थ सेम है। तो इसकी देवता वरुण है और इसका दान शक्कर है, शुगर है। इस तरह से राहु के अभी ये जो राहु का नक्षत्र है ना, ये भी इतना पॉजिटिव नहीं माना जाता है। मतलब इसके भी मेरे पास वास्तु विजिट के बहुत सारे ऐसे उदाहरण है कि भास आभास जैसा ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वहां पर होता है। एक स्वाति नक्षत्र छोड़ा जाए तो ये दोनों नक्षत्र जो राहु के हैं, तो उनमें थोड़ा सा ये एंगल, निगेटिव एंगल, जो निगेटिव एनर्जी का एंगल जरूर आता है। तो वी हैव सीन 3 नक्षत्रस ऑफ द राहु टुडे। राहु हमारे जिंदगी में जिसको सर्प का मुंह कहा जाता है, माउथ ऑफ द स्नेक, जो विषैला है और डार्कनेस का कारक है, भास आभास का कारक है और शैडो का कारक है। तो जो दिखता नहीं है उसके आभास जब होते हैं तो वहां राहु होता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन राहु हमारी जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि राहु हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्निक देता है। तो ये टेक्निक का जो भाग है वो राहु देता है और राहु सेटअप करा के देता है। जैसे केतु एक टाइम टेबल है, वैसे राहु एक सेटअप है। मतलब रवि के बाद में, सन के बाद में अगर कोई सेटअप का कारक है तो वो राहु है। तो अपनी एक व्यवस्था का निर्माण करता है और उस व्यवस्था की निर्माण करके उसे चलाने का भी जो पराक्रम वह राहु करता है। उसमें वो पराक्रमी भी है, शत्रु का विनाश करने वाला भी है। तो ऐसे राहु के सिग्निफिकेंस जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तीनों में अलग अलग हमने आज देखे हैं। यस सर, ओवर टू ऑनरेबल डॉक्टर अभय पाटिल सर। सर वेरी गुड। ये थोड़े से हमारे कंसेप्ट्स चेंज हो गए हैं, स्पेसिफिकली मेरे। सर एक 2-3 क्वेश्चंस थे इसमें। जैसे आपने बोला कि चलो आद्रा तो वी कैन अंडरस्टैंड कि इट इज मतलब डिसीटफुल, ये सब नेगेटिव नक्षत्र है। बट राहु बेसिकली इज नेगेटिव ना, तो स्वाति में कैसे पॉजिटिव हो गया? वो चीज है, हाउ कैन इट बी पॉजिटिव इन स्वाति नक्षत्र में? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज ये हो सकता है क्या बिकॉज राहु एंड शुक्र आर फ्रेंड्स, उसके वजह से हम लोग बोल सकते हैं सर? एक्चुअली विच एवर मीन्स राहु या कोई भी प्लैनेट हम्म।
100% कभी भी पॉजिटिव नहीं है और 100% निगेटिव नहीं है। तो राहु के बारे में मैंने कहा ना कि जैसे मंगल के बारे में हमारे बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स है कि मंगल ग्रह बोला तो सब लोग एकदम अरे बाप रे मंगल, अरे वो मंगल का आगे भी मंगल करने वाला भी है ना। उसी तरह से राहु भी बहुत अच्छा प्लैनेट है या नॉट है, लेकिन प्लैनेट समझा जाता है। तो उसके जो अच्छे पॉइंट्स है वो लोगों के सामने आज तक आए ही नहीं है। सबने किसी को उसको सांप का मुंह कहा, विषैला कहा, अंधेरों का कारक कहा, लेकिन जो उसके अच्छे जो गुण है वो भी तो बताने चाहिए, लेकिन वो सामने आए ही नहीं। मतलब आप भी किधर भी राहु के बारे में देखना तो आपको सब निगेटिव ही पढ़ने को मिलेगा, पॉजिटिव पॉइंट्स मिलते ही नहीं है। तो ऐसा होता नहीं है, हर एक प्लैनेट पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव भी होता है। मतलब आपको एक सुनकर हैरानी होगी कि हमारे मुंबई एरिया में जो पीछे के समय में बॉम्ब स्फोट वगैरह हुए हैं ना, वो सभी शुभ नक्षत्र पे हुए हैं। अब ओह, आप उसको ना चेक कर लेना, सभी एक तो गुरु के नक्षत्र थे, नहीं तो चंद्र के नक्षत्र थे मोस्ट ऑफ द टाइम्स। मतलब कोई बॉम्ब स्फोट तो पुनर्वसु गुरु के नक्षत्र में हुए हैं, कोई विशाखा में हुए हैं, कोई पूर्वा भाद्रपदा में हुए हैं। मतलब हमारा 2005 का जो फ्लड था वो पूर्वा भाद्रपदा में ही हुआ था। उसके बाद में चंद्र के श्रवण नक्षत्र में स्फोट हुए हैं। मतलब अगर हम उनको शुभ मानते हैं तो फिर उन नक्षत्रों में ऐसी इतनी बड़ी दुर्घटनाएं कैसी होती है, ये भी सोचने जैसी बात है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, मतलब मेरे स्टूडेंट्स को जब मैं पढ़ाता हूँ तो उनको पूछता हूँ कि अरे सबसे अच्छा ग्रह कौन सा है, तो सब लोग बोलते हैं गुरु, चंद्र, शुक्र। तो एक्चुअली ऑल आर हीरोज एंड ऑल आर विलन्स ऑल्सो। तो आपके लिए स्पेसिफिकली वो हीरो है या विलन है, दैट कैन बी डिसाइडेड बाय योर कुंडल। तो उसी तरह से राहु और केतु जब तक वो अलग अलग है ना, दे आर वेरी मास्टर्स, बहुत अच्छा यश आपको दे सकते हैं, राहु भी और केतु भी। एक्चुअली हमारी जिंदगी क्या है, इट इज नथिंग बट द golden bridge of between the Rahu and Ketu, and we have to stand in between them, in the middle of the Rahu and Ketu, means attachment and detachments. Both should be balanced. So that is the equilibrium. तो ये दोनों तरह से उसको देखा जाए तो दे आर वेरी पॉजिटिव ऑल्सो। तो आपने जो एक्स मेंशन किया कि उसको स्वाति में क्यों, मतलब तुला राशि में क्यों ये है, तो इट इज कनेक्टेड विद द जो कंस्टेलेशंस है ना, उसमें फिक्स स्टार्स है। तो फिक्स स्टार्स में जो फिक्स स्टार्स उससे जुड़े हुए हैं उस नक्षत्र से, अगर वो फिक्स स्टार्स पॉजिटिव है तो नक्षत्र पॉजिटिव हो जाता है। अगर फिक्स स्टार्स निगेटिव है उस कंस्टेलेशंस में, अभी ये जरा थोड़ा सा नया विषय है लेकिन आपने बात छेड़ी है तो मैं बता देता हूँ कि उसमें अगर वो फिक्स स्टार, अनेक फिक्स स्टार होते हैं एक नक्षत्र में, जैसे अभी नक्षत्र हमने देखा, फिर उस नक्षत्र के फिक्स स्टार और एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है। वो अगर पॉजिटिव है तो नक्षत्र भी पॉजिटिव हो जाता है, अदरवाइज वो निगेटिव हो जाता है। इसके लिए श्रवण नक्षत्र में जो फिक्स स्टार्स है वो निगेटिव है, मकरउद नाम का फिक्स स्टार है, बहुत सारे है। तो निगेटिव होने के कारण उस नक्षत्र को शापित नक्षत्र कहा जाता है। तो वैसे स्वाति में बहुत सारे पॉजिटिव ये है, इसके लिए तो दिवाली हम स्वाति नक्षत्र में मनाते हैं एवरी ईयर, क्योंकि वो बहुत ही पॉजिटिव है, अमृत की वर्षा करने वाला है वो। तो ये अमृत कैसा है, प्रकाश के स्वरूप में हमारे पास आता है तभी, दैट्स व्हाई इट इज वेरी पॉजिटिव। एक्सेलेंट इंटरप्रिटेशन सर। मतलब एक ये बहुत ही नई चीज है जो मुझे भी मालूम नहीं थी सर। और एक चीज बोले जाते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के लिए नहीं तो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए राहु की आवश्यकता होती है। मतलब जब भी राहु दशा आती है नहीं तो अंतरदशा आती है तो चांसेस है कि आप यू यू कैन गो टुवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी, ऐसे मैंने सुना है। इज इट राइट सर? हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि अकल्ट साइंसेस का भी कारक राहु होने के कारण, कि राहु महादशा आपकी शुरू हो गई तो आप शायद इस अकल्ट साइंसेस के तरफ बढ़ जाते हो सीखने के लिए, जो कि अच्छा है, जिसकी वजह से आपका वो राहु एक पॉजिटिवली मोड में यूज किया जाता है, विच इज गुड। तो राहु की महादशा एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके जिंदगी में लाती है,
क्योंकि वो हमने देखा कि डायमंड का एग्जांपल देखा, वायु तत्व देखा, वरुण देखा, फिर रुद्र देखा, बहुत सारे देखा है ना, एग्जांपल देखे हमने। तो उसमें जो क्या है कि ये वायु तत्व उससे जुड़ा हुआ होने के कारण वो एक तो स्कैटर्ड कर देगा, नहीं तो आपको उसको ट्रांसफॉर्म करके अपना जिंदगी संवारना हो। दोनों में से एक जरूर होता है वहां पर। यस सर। सर और एक इसमें लास्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था मुझे कि अभी हम लोग ascendant, वी आर थिंकिंग अबाउट ascendant इन दैट पर्टिकुलर नक्षत्र और मून इन दैट पर्टिकुलर नक्षत्र, लेकिन मेजॉरिटी हम लोग ascendant को एम्फसाइज कर रहे हैं ये चीज में, बराबर है सर? यस। हाँ। तो अगर कोई किसी के प्लैनेट्स होंगे एक पर्टिकुलर नक्षत्र में, जैसे सपोज किसी के प्लैनेट मतलब 3 प्लैनेट्स है जैसे स्वाति नक्षत्र में, क्योंकि एक एग्जांपल था पेशेंट का, तो उसमें इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं सर? अगर प्लैनेट्स होंगे नक्षत्र में, बेसिकली वो नक्षत्र एक्टिवेट होते हैं कि वी आर ब्लॉकिंग दैट नक्षत्र? ये 2-3 जनों ने क्वेश्चन पूछा था मुझे भी। हाँ, एक्टिवेट तो करेंगे, ये भी वो कौन से प्लैनेट है, डिपेंड्स ऑन इट। ओके, जैसे सर और एक एक केस था जिसमें 6th हाउस में चंद्र भी है, राहु भी है, चंद्र राहु शनि तीनों स्वाति नक्षत्र में, कुंभ राशि में, 6th हाउस हाँ, में। तो ही स्टक समवेयर, मतलब ऐसे इशू जैसे आपने जैसे बोला कि वो फैस्टिडियस रहते हैं, पर्टिकुलर रहते हैं। नहीं, कुंभ में है, सॉरी सर, ये शताभिषा नक्षत्र में है, अच्छा। स्वाति में नहीं है। ही हम्म। स्टक समवेयर। तो अभी ना वो एसेंडेंट है, चंद्र है, बराबर है, और ये 2 अदर प्लैनेट्स भी है, बॉर्न इन पीक 7.5 और 6th हाउस है। हाँ, तो फिर इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं? मतलब अभी जैसे 3-3 प्लैनेट्स एक ही नक्षत्र में आ गए, जैसे राहु के नक्षत्र फॉर एग्जांपल, और एनी अदर नक्षत्र, क्योंकि ये क्वेश्चन 2-3 बार आया डॉक्टर्स का देखिए, भी। जब राहु अकेला होता है हम्म, तो अच्छा होता है, या वो इतना बुरा असर करता नहीं है। लेकिन जब वो किसी प्लैनेट के साथ आएगा, जैसे आपने कहा कि चंद्र राहु शनि तीनों है वहां पे, तो इट इज अ निगेटिव कॉम्बिनेशन। नहीं, इन दैट पर्टिकुलर नक्षत्र हम लोग अभी हाँ, शताभिषेक में है। हाँ। शतक तारका में आ गया ना, वो तो निगेटिव नक्षत्र हो गया ना फिर। ओके। चंद्र राहु शनि और राहु के ही नक्षत्र में, तो शतक तारका नक्षत्र में आ गया। तो इसका जो एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है इस नक्षत्र का, कि ऐसे अगर उनको डिसीज हो जाए तो वो जल्दी ठीक नहीं होता है, क्योर नहीं होता है। एक तो पहले डायग्नोसिस ही नहीं होता है, फिर क्योर नहीं होता है जल्दी। तो उनको 100 अटेम्प्ट्स लगते हैं, ऐसा माना जाता है। ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि उनको 100 अटेम्प्ट्स के बाद में वो ठीक हो जाते हैं। सो दे कीप ऑन चेंजिंग द डॉक्टर्स, ऐसा ओ, देखा गया है। और बहुत सारे ट्रीटमेंट प्रकार के लेते हैं। तो शनि राहु वगैरह रहेगा तो दैट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होते हैं। राइट सर। आई थिंक सो इसकी और आइडिया हम लोग केपी लेक्चर सीरीज में वी शुड अंडरस्टैंड इट बेटर, मतलब रोल ऑफ प्लैनेट्स इन दैट पर्टिकुलर नक्षत्र, मतलब मुझे लगता है वो ज्यादा हम लोग को तभी पता चलेगा जब ये एक हाँ, हम लोग केपी सीखेंगे करेक्ट। कि पर्टिकुलर देखिए, नक्षत्र। शनि जो है, शनि वायु तत्व में अच्छा होता है, जिसके लिए तुला राशि में रहेगा शनि, तो अकेला रहेगा, तो तुला राशि के लिए योग कारक है, इज बिकम योग कारक प्लैनेट ओवर देयर, गिविंग वेरी गुड रिजल्ट्स इन स्वाति नक्षत्र। सैटर्न कुंभ में भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है सैटर्न, और ओके सर। मिथुन में भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, क्योंकि वो तत्व जो है ना, दैट तत्व इज एलिमेंट इज मैचिंग विथ दैट नक्षत्र, शनि का। तो ये भी बात हमें समझनी चाहिए कि व्हाट एवर प्लैनेट्स आर देयर, कि वो प्लैनेट्स को कौन से तत्व भाते हैं, कौन से तत्व के साथ में वो कंफर्टेबल है। जैसे गुरु जल तत्व के साथ में कंफर्टेबल है, ठीक है, इसलिए वो कर्क राशि में उसको उच्च माना जाता है। चंद्र पृथ्वी तत्व में है। इस तरह से हर एक प्लैनेट का जो अपना एक कंफर्ट जोन होता है, तो उस हिसाब से भी उसको हमें समझना पड़ेगा, फिर कौन से नक्षत्र में है, उसके हिसाब से उसका विचार
करना पड़ता है। तो नक्षत्र के जो सिग्निफिकेंस है ना, मतलब जैसे स्टोरी है, जैसे मैंने अभी एक डायमंड का एग्जांपल लिया, या एडिक्शन का जो कुंभ के लिए लिया, या तुला का जो उनके एक लैविशनेस के बारे में लिया, तो यही उनके एक्चुअली प्रॉब्लम एरियाज होते हैं लाइफ में। 100% वही प्रॉब्लम एरियाज है। तो उनको जो बीमारियां होती है, तो बीमारियां भी उसकी वजह से हो जाती है। तो वी Excellent हैव टू interpret. आइडेंटिफाई देयर हेलो। प्रॉब्लम। हाँ, हाँ सर, मनोज जी, सर मला हे मुझे ये पूछना था, आपने अभी जस्ट बोला कि कर्क राशि में गुरु का उच्च माना गया है, आपने जैसे आपने कहा अभी, हम्म, बरोबर है? तो उसका मायने क्या हो रहा है, उसका मतलब क्या हुआ? हाँ, बता दो। जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ वाइजनेस एंड नॉलेज। ठीक है, तो ज्ञान का प्लैनेट है, तो ज्ञान कैसा होना चाहिए? तो वो प्रवाही होना चाहिए, एक नदी की तरह, एक रिवर की तरह। जैसे एक नदी बहती रहती है, तो उसका पानी शुद्ध रहता है, क्योंकि जो केर कचरा है वो सब बाजू में पड़ जाता है, और वो पानी शुद्ध होते चले जाता है। वो अपने आसपास में आने वाले जो भी प्रदेश है उसको समृद्ध करती हुई आगे चली जाती है। तो वही गुरु का रोल है, वो बहते पानी की तरह। और कर्क राशि यह बहता हुआ पानी है, नदी है। तो ज्ञान आपका उस तरह से होना चाहिए, ये गुरु को उस तरह से होना चाहिए, नदी की तरह होना चाहिए, कि हमेशा बहते हुए रहना चाहिए, ज्ञान मिलना चाहिए, और ज्ञान दूसरों को देना चाहिए, और समृद्ध करना चाहिए। इसके लिए कर्क राशि में गुरु उच्च का माना गया है, नैसर्गिक काल पुरुष कुंडली के अनुसार। ठीक है। ओके हाँ, सर, यही रिलेटेड है, मतलब फॉर एग्जांपल जब दशा आती है गुरु की, कर्क राशि में गुरु की दशा आती है, तब वो समय उनके लिए बहुत मतलब बेहतर होता इट डिपेंड्स। है। अच्छा। यह निर्भर करता है। ठीक है, हर बार वो कर्क का गुरु आपको अच्छे ही रिजल्ट देगा ऐसी बात नहीं है। जैसे प्रभु रामचंद्र जी की पत्रिका में लग्न में गुरु था, चंद्र गुरु गज केसरी योग था। ठीक है, कर्क राशि का गुरु। लेकिन उस गुरु ने उन्हें क्या दिया? वनवास दिया। 14 साल का वनवास उस गुरु ने ही दिया, क्योंकि वो षष्टेश और नवमेश है कर्क लग्न के लिए। मतलब उसके जो लॉर्ड्स है, लॉर्डशिप्स है, ये भी हमें भाव समझने चाहिए। जो हम केपी में भाव को बहुत बड़ा महत्व देते हैं, तो उनको 69169 इस बहुत दिया। मतलब 16 मतलब क्या? अपने पत्नी से अलग रहना, हमेशा जुदाई में रहना। और 9 भी दिया, 912। वो क्या है? कि दूर किसी वनवास में चले जाना। तो यहाँ उनको ये गुरु ने दे दिया, लेकिन उस गुरु ने उनको एक प्रसिद्धि भी दे दी, एक राजपद भी दे दिया, लेकिन उसके पहले वनवास दिया। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू और सो उनके जो प्लैनेट्स है, एक्चुअली वो योग वगैरह जो हम सीखते हैं ना केपी में, तभी वो बातें क्लियर होती है कि प्रभु रामचंद्र जी की कुंडली में 1 4 7 10 में सभी केंद्रों में ग्रह है। कि फर्स्ट हाउस में जुपिटर चंद्र है, फोर्थ में तुला का शनि है, सेवंथ में मकर का मंगल है ना? फिर 10 में रवि है, उच्च राशि का, सब उच्च राशि के हैं। इतने होने के बावजूद भी उनको जिंदगी में, पर्सनल जिंदगी में कितने कष्ट सहन करने पड़े। क्यों? क्योंकि उनका जो आपस में रिलेशन था उन प्लैनेट्स का, वो क्या था? 1 4 7 10, मतलब 90 डिग्री एस्पेक्ट था, केंद्र योग था, जो कि निगेटिव माना जाता है। इसके लिए माँ थी, लेकिन उस माँ की वजह से ही क्या मिला? वनवास मिला। सप्तम में मंगल था, कि उनके मंगल को देख के वो मंगल को सब पीटते हैं कि अरे आपकी शादी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि रामचंद्र जी के सप्तम में मंगल था। लेकिन वो बाकी बातें समझते नहीं है ना। दे वेंट फॉर जनरलाइजेशन। Actually, it should be very specifically seen. I think it is clear. यस Yes, सर, sir. थैंक यू। Thank you, sir. This was a Thank you, very sir. good example
ऑफ गुरु फर्स्ट हाउस, मतलब जो हम लोग बोलते हैं कि सभी सबसे अच्छा सभी माना सभी जाता है। इक्वेटोरियल प्लैनेट, सभी हाँ, उच्च राशि, सभी रामचंद्र जी के जीवन में सभी उच्च राशि के प्लैनेट थे, लेकिन दे वर प्लेस्ड इन 90 डिग्री एस्पेक्ट टू ईच अदर। सो जो कॉन्फ्रंटेशन होता था वो ऑलवेज जारी रहा। राइट। ऐसे ओके सर, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू और हैप्पी नवरात्रि रेस्ट ऑफ द डेज। यस, थैंक यू सर।